अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। हुकूमत ने 27वीं तरमीम को कामयाब बनाने के लिए इत्तेहादी जमातों से राबते तेज कर दिए। वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए गए और तमाम अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की तलकीन कर दी गई है। हुकूमत ने डंके की चोट पर ऐलान किया है कि 27वीं तरमीम को 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर करवा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कौम को यकीन दिलाया है कि कौम तसल्ली रखे, 27वीं तरमीम किसी पैराशूट के जरिए नहीं आएगी। सेनेट में तरमीम की कामयाबी के लिए हुकूमती इत्तेहाद को 64 वोट का गोल्डन नंबर हासिल करने के लिए सिर्फ 3 वोट दरकार हैं। 61 रुकनी हुकूमती इत्तेहाद को यकीन है कि JUI या ANP के 3 अरकान के वोट से आसानी से तरमीम मंजूर करवा ली जाएगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम तरीन इजलास आज तलब कर रखा है, जिसमें तरमीम के हक में या मुखालिफत में जाने का फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने वाली किसी भी शिक पर समझौता नहीं करेंगे। दूसरी जानिब ऑपोजिशन इत्तेहाद ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब करने का फैसला किया है, जिसमें 27वीं तरमीम के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ किसी बड़ी तहरीक का ऐलान कर सकती है। फैसल वोडा के बकौल अगर तहरीक इंसाफ नवंबर में एहतजाज के लिए निकलती है तो पिटाई के साथ साथ पाबंदी का भी सामना कर सकती है। नवंबर किसके लिए सितमगर साबित होने जा रहा है? या ऑपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के लिए कोई बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब हो सकेगा? क्या 27वीं तरमीम के बाद इमरान खान की रिहाई मुआफी के बाद काबिल कबूल होगी? डील के बगैर इमरान खान रिहा हो सकेंगे? 27वीं तरमीम के बाद का मुल्की सियासी मंजरनामा कैसा होगा? आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे कादर मंदुखेल साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। इसके अलावा हाफिज एहसान अहमद माहिर कानून हैं, आप भी हमारे साथ होंगे। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, रहनुमा तहरीके इंसाफ, वो भी हमारे साथ होंगे। और हम्माद हसन, सीनियर तज्जियाकार, वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में होंगे। जी हम्माद हसन साहब, क्या देखते हैं किस तरह से अब ये जो मामला आगे की जानिब जाते नजर आते हैं? एक जानिब हुकूमत का शोर कि वो डंके की चोट पर करवाएंगे, पीपल्स पार्टी है वो कहती है कि हम ये तमाम मामला पहले डिस्कशन में लेकर चलेंगे, उसके बाद देखेंगे। आप क्या देखते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं 27वीं तरमीम से, और क्या इनके पास इतना रूम अवेलेबल है कि कोई अगर इसको डिसऑन करना चाहे, इससे दूरी इख्तियार करना चाहे पीपल्स पार्टी और नून लीग में से, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? देखिए, आइन या आइनी तरामीम जब भी तख्लीक पाते हैं तो सियासी जमातों के अंदर कंसेंसस होता है, और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं पूरी दुनिया में इस तरह होता है। अपोजिशन जमातें भी आ जाती है, हुकूमती जमातें या इत्तेहादी भी आ जाते हैं, और इनके साथ इंटेलेक्चुअल्स, लेजिस्लेटर्स और ये सारे भी आ जाते हैं। मसलन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की मिसाल ले ले तो भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी का एक फासला था, अपोजिशन जमातों के साथ एक तनाव की कैफियत थी। वली खान और उनके साथी हैदराबाद ट्रिब्यूनल में भी बाद में गए, जमात इस्लामी के साथ भी सूरत हाल ठीक नहीं थी, चौधरी ज़हूर इलाही भी मत जेल में थे। लेकिन उसके बावजूद, इस तनाव के बावजूद जो 1970 के इलेक्शन से शुरू हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन का मामला आया तो तमाम जमातें करीब आने लगी। हफीज़ पीरज़ादा उसका ड्राफ्ट तैयार कर रहे थे तो मुफ्ती महमूद साहब से भी मुशावरत हो रही थी, प्रोफेसर गफूर साहब से भी, वली खान से भी, तमाम लोगों से मुशावरत हो रही थी जो उस वक़्त पार्लियामेंट में मौजूद थे। एक तो ये रवायत है कि यहाँ पर जितनी भी जमातें हों उनके अंदर मुशावरत होनी चाहिए, किसी को डिसोन नहीं करना चाहिए। अगर दोनों जो हुकूमती जमातें यानी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी आपस में मुत्तफिक हैं तो ठीक है, अगर वो मुत्तफिक नहीं हैं तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। जब बात आगे नहीं बढ़ेगी तो फिर तरमीम कहाँ से आएगी, क्योंकि फिर तो सिंगल मेजॉरिटी तो किसी के पास है ही नहीं पार्लियामेंट में। दूसरी बात यह कि अगर दोनों मुत्तफिक है और एक आईनी ड्राफ्ट सामने लेकर आए तो उसके बाद जो दूसरी जमातें हैं, खा वो PTI है, अपोजिशन की जमातें या दूसरी जमातें, उनके साथ भी मुशावरत होनी चाहिए, वकला के साथ भी मुशावरत होनी चाहिए, लेजिस्लेटर सब के साथ। लेकिन वो फ़ज़ा क्या इस वक्त मौजूद है मुल्क में? जो पोलराइजेशन है, जो सियासी तनाव है इस वक्त,
تو کیا اس فضا کے لیے پہلے کام کیا گیا تھا؟ اچانک اور چند دن کے اندر اندر ایک غلغلہ بلند ہوا کہ بھائی 27ویں ترمیم آ رہی ہے، 27ویں ترمیم میں کیا ہے، ڈرافٹ میں کیا ہے، NFC ایوارڈ کے حوالے سے کیا ہے، اسی طرح اور جو معاملات ہیں اس حوالے سے سپریم کمانڈر کون بن رہا ہے، کچھ اور تبدیلیاں، تو کیا اس حوالے سے پہلے ایجوکیٹ کیا گیا لوگوں کو؟ کیا پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مشاورت ہوئی تھی؟ باقی عام لوگوں کو تو چھوڑے، صحافیوں، دانشوروں کو آگاہ کیا گیا تھا؟ ایسا تو کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، نہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلے تو فضا بنانی چاہیے تھی۔ اپوزیشن کو یقیناً عمران خان کی جماعت کو بہت سارے تحفظات ہیں، اس وقت وہ خود بھی جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہیں، ان کی ایک بڑی سیاسی قیادت پنجاب کی جیلوں میں ہیں، ان کے خلاف مقدمات ہیں، ان کے منتخب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کو اپنے لیڈر سے ملنے تک نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ کیفیت، جب یہ فضا ہو تو پھر ایسی فضا میں اتنی جلد بازی میں آئینی ترمیم لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اگر ضرورت تھی بھی تو اس سے پہلے کم از کم فضا کو تو آپ ہموار سطح پر لے آتے، سب کے ساتھ مشاورت کر لیتے۔ اس وقت اگر اپوزیشن اس میں سے نکل جائے، ایک بڑی اپوزیشن موجود ہے پی ٹی آئی کی، 90-95 ممبران ان کے موجود ہے، اگر وہ اس کا بائیکاٹ کرے اور فرض کرے یہ آئینی ترمیم آئے بھی ہے اور ظاہر اکثریت کے ساتھ آئے گی، سینٹ سے، قومی اسمبلی سے، کمیٹیوں سے، اور پھر پریزیڈنٹ کے پاس جائے گی، تو اگر یہ پاس ہو بھی جائے تو اس ملک کی ایک مقبول جماعت کو آپ سائیڈ لائن کریں گے اور یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہوگی۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ایک بیان ہم نے اسحاق ڈار صاحب کا یہ ہم نے سنا، اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ قوم تسلی رکھے 27ویں آئینی ترمیم کسی پیراشوٹ کے ذریعے نہیں آئے گی۔ یہ کیا یقین دلانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے جو ترامیم آئی تھیں وہ کسی پیراشوٹ کے ذریعے آئی تھیں؟ یہ کیا مقصد ہے ان کا اس بیان کا؟ تو قوم نے تو ہمیشہ سیاستدانوں پر اعتماد کیا، ان کے ساتھ مل کر مارشل لاؤں کا مقابلہ کیا، تحریکیں چلائی، جدوجہد میں پیش رہے، لیکن کیا سیاستدانوں نے ایسا کیا؟ جب نواز شریف صاحب کو معزول کیا گیا اور وہ جی ٹی روڈ پر نکلے، ووٹ کو عزت دو اور سول سپرمیسی کا نعرہ بلند کیا، تو کیا قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی تھی؟ جی ٹی روڈ پر تو ان کی گاڑی 70 کی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، کیونکہ قوم نکل آئی تھی ان کے ساتھ۔ لیکن جب وہ 2024 کا الیکشن ہوا اور نواز شریف صاحب کی جماعت اقتدار میں آئی تو اس وقت کیا حالت ہے؟ کیا آئین کو سپرمیسی ملی؟ کیا جمہوریت کو استحکام ملا؟ کیا پارلیمنٹ کو بالادستی ملی؟ تو ظاہر ہے ایسا تو ابھی تک کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ پیراشوٹ کے ذریعے نہیں ہوا تھا۔ اب بھی اگر آپ اپنے پیراشوٹ سے فاصلہ پیدا کر کے قوم کی امنگوں کے ترجمان بنے، قوم کو اعتماد میں لے، آگے بڑھے، تو یہ ایک اچھی روایت ہے، جمہوری روایت یہی ہے، پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے، جمہوری ممالک میں۔ لیکن ایسا ہو کب رہا ہے؟ اسی طرح عمران خان کی مثال لے لے۔ عمران خان جب 2018 کے RTS الیکشن کے ذریعے وزیر اعظم بنے تو پھر وہ تھوڑے سے ممبران کے ساتھ سینٹ میں اکثریت کو بھی شکست دے رہے تھے، پھر وہ بزدار کو بھی مسلط کر رہے تھے، پھر وہ پرویز خٹک اور محمود خان کے کرپشن کو بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے، پھر وہ سب کچھ کر رہے تھے، وہ سب کچھ جائز تھا، پھر غیر جمہوری اقدامات بھی جائز تھے، نواز شریف اور مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری بھی جائز تھی، پھر رانا ثناء اللہ پر ہیروئن ڈالنے کے واقعات بھی جائز تھے۔ لیکن جب وہ وقت نکل گیا اور آج وہ مشکلات کا شکار ہے تو ان کو آئین و قانون بھی یاد آئے، ان کو آئین کی سپرمیسی بھی یاد آئی، ان کو پارلیمنٹ کی بالادستی بھی یاد آئی، ان کو حقیقی آزادی بھی یاد آئی۔ لیکن جب اقتدار میں آئیں گے تو پھر یہ کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ تو جب سیاستدانوں کا یہ ایٹیچیوڈ ہو، یہی رویہ ہو، تو پھر قوم ان پہ کیوں اعتماد کرے؟ جی حماد صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ اب اس وقت ہمارے ساتھ شوکت یوسف سعید صاحب موجود ہیں، رہنما تحریک انصاف۔ سر بہت شکریہ، آپ کے وقت کا اثر کیا دیکھتے ہیں ہم اس تمام جو صورتحال نظر آتی ہے، ایک جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ ہم دیکھتے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے ہوگا، کیا آپ دیکھتے ہیں 27ویں ترمیم سے حکومت کیا حاصل کر لے گی اور کیا اس کو حاصل کرنے سے آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ روک سکیں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, रोकना ज़ाहिर है, अगर असम्बली में आता है तो वहाँ तो आदाद व शुमार की वो जो होते हैं ना, वही होगा जी। कि किसके पास कितनी अक्सरियत है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस हुकूमत के पास तो वो मैंडेट ही नहीं है। बगैर मैंडेट की आई हुई हुकूमत है, और ये जो कुछ जिस तरीके से ये अमेंडमेंट ला रही है, और यानी हमेशा जो तरमीम होती हैं या आइन बनता है वो अवाम के मफाद में बनता है। हम्म। और अगर आवाम के मफाद में होता है तो जिस तरह मेरे भाई ने कहा, तो वो तो आवाम को पता होना चाहिए था, आवाम को खुशियां मनानी चाहिए थी कि जी फलां अमेंडमेंट आ रही है, इससे हमें ये फायदा होगा। तो यही है कि इस चीज को खुफिया रखा जा रहा है कि है क्या असल में। हम्म। ये दो तीन चीजें तो बता दी गई हैं, लेकिन वो भी खतरनाक हैं। यानी देखिए, एनएफसी अवार्ड के अंदर अगर आप छोटे सूबों का हक कम करेंगे, उनका जो शेयर है वो कम करेंगे, तो ऑलरेडी दो सूबे बहुत ही मुतासर है ना, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से मुतासर सूबे हैं। बजाय इसके कि आप इनको वसाइल दें, फ्रंट लाइन सूबे हैं, दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, आप उनको वसाइल नहीं दे रहे हैं, उनको इजाफी भी नहीं दे रहे हैं, उनके जो अपना शेयर बनता है, जो हक बनता है, वो भी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। आपने देखा कि जब फाटा का मर्जर हो रहा था, तो उस वक्त तमाम सूबों ने कमिटमेंट की थी कि 100 अरब दिए जाएंगे सालाना, तो नहीं दिए। ठीक। और उसके बाद आप देखें कि जब इसकी मर्जर हो गई तो एनएफसी में केपी का शेयर बढ़ जाना चाहिए था ना, जी। नहीं बढ़ा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि ज्यादतियां हो रही हैं, और अब मजीद शेयर कम करने की नवीज सुनाई जा रही है। तो ये तो आवाम के मफाद में नहीं हुआ ना। आपने, अगर आपको वफाक को पैसा चाहिए, वफाक के पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो वफाक अपने खर्चे कम करे। वफाक ने तो कोई खर्चा कम नहीं किया। आप देखें, कौमी असम्बली में सबकी तनख्वाहें बढ़ गई, सेनेट में बढ़ गई, और सदर और वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात बढ़ गए। तो कोई मतलब कोई सब कुछ अब आवाम से ही खींचेंगे, ठीक। सब कुछ अब आवाम से छीनेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको 27वें आईनी तरमीम जो है, इसको बिल्कुल, पहले तो इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, अच्छा। लेकिन चलो अगर अच्छा ये शौकत करते यूसुफ भी हैं साहब तो जी, इनको शौकत चाहिए यूसुफ था कि साहब, आवाम के हाँ पास जी लाते। जी। अच्छा शौकत साहब, एक यहाँ पर क्योंकि ये डिस्कशन तो काफ़ी दिन से चल रही हैं, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है वो ये है कि ये तरमीम अगर मंजूर हो जाती है तो ये पीटीआई अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस करेगी, कितना रूम बच जाएगा आपके पास मज़ाहमत का? आप क्या देखते हैं कि आगे मजीद आपके लिए क्या रास्ते होंगे? देखिए, एक पार्टी को दीवार से लगाने या ख़त्म करने के लिए जो जो तरामीम आ रही है ना, इसके दूरस्थ असरात होंगे। ये ऐसा नहीं है कि इससे आज पीटीआई मुतासर हो रही है। ये पाकिस्तान की सियासत पर बहुत बड़ा धब्बा भी है और बहुत बड़ा धचका भी लगेगा। ये जो आज जो कुछ कर रहे हैं ये लोग ना, जो पार्लियामेंट किस्म की बेतौकीर हो चुकी है, यानी किसी पार्लियामेंटेरियन को पता नहीं है कि 27वीं आईनी तरमीम क्या है। ठीक। वही दो तीन चार चीजें जो मुझे भी याद है, आपको भी याद है, सारे सबको याद है, लेकिन जो असल तरामीम है वो किसी को पता नहीं है कि कौन सी तरामीम आ रही है। तो ठीक। ये बड़ा ठीक। मुझे तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, और बड़े अफसोस भी हो रहा है कि कैसे मुल्क में हम रह रहे हैं कि वहां पे जो अच्छा। तरामीम आ रही हैं वो अच्छा आवाम से ठीक भी ठीक छुपाई जा रही ठीक। शौकत साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इसी हवाले से कादर मंदोखेल साहब से पूछ लें। कादर मंदोखेल साहब, शौकत साहब ने तो कह दिया कि ये एक धब्बा लगाया जा रहा है, क्यों इस किस्म के धब्बे लगा रहे हैं आप पार्लियामेंट पे? क्या इससे अचीव करना चाहते हैं? कोई मसवदा आपके पास आया, कुछ हमें भी इस हवाले से बताइए। जी बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ, पिछली असम्बली में मेरे सामने आधे घंटे के अंदर 45 बिल उन्होंने पास कराया। वो जो अजीब नहीं लगा? वो जनरल फैज जो उंगली पकड़ के इनको घुमा रहे थे, वो अजीब नहीं लगा उनको? वो जो पाकिस्तान के एक एक पॉलिटिशियन को गालियां देते थे, जजेस को गाली देते, वो अजीब नहीं लगा उनको? और फिर 26वीं तरमीम में मौलाना के घर तवाफ करते हुए और 26वीं तरमीम जो है ना मसौदा, अपना मसौदा जाहिर करके, वो अजीब नहीं लगा? आज अजीब क्यों लग रहा है? इस वजह से कि इन्होंने अपने आप को तना कर दिए। उन्होंने पूरा पाकिस्तान में हर सियासी पार्टी से झगड़ा करके उन्होंने बंद गली में अपने आप को बंद कर दिए, तो लिहाजा अजीब तो लगेगा। ठीक जी। कादर मंदोखेल साहब, आपका पॉइंट आया, इसी हवाले से मजीद बात भी करेंगे। शौकत यूसुफ ज़ई साहब मेरे ख्याल से इस हवाले से जवाब देना चाहेंगे, उनसे जवाब लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा शौकत यूसुफज़ई साहब, अभी मेरे ख्याल से शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है उनकी साइड पर, आप ही ये बताइएगा कि अच्छा ये जो तमाम तर सूरत हाल है हमने देखी, हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम आवाम के मफाद में ये सब कुछ कर रहे हैं। अब इससे पहले हमने आइनी बेंच देखा, अब आइनी अदालतें आ रही हैं। क्या देखते हैं अवाम इस सारी सूरत हाल में कहाँ हैं? क्या अवाम की दिलचस्पी 27वीं तरमीम में वैसी है कि जैसा आज हमें बयान नज़र आता है ख़ासतौर पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब का, कि कौम को यकीन दिलाते हैं कि कौमी जो है ये आइनी तरमीम जो है ये किसी पैराशूट के जरिए नहीं आएगी? देखिए, ये तो आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना वाली बात है ना, कि इस तरमीम से आवाम को फायदा क्या है। नुकसान तो सामने नजर आ रहा है ना। अगर आप जजेस की पोस्टिंग ट्रांसफर अपने पास रखेंगे तो वो जजेस जो है वो अगर स्टेट वर्सेस आवाम कोई केस होगा तो आप समझते हैं कि जजेस जो है वो स्टेट के खिलाफ फैसला देंगे। उनको तो नेक्स्ट डे उठा के चतराल फेंक देंगे, नेक्स्ट डे उठा के कहीं और फेंक देंगे। तो वो तो देखें, ये तो बहुत ही खतरनाक किस्म की तरमीम है कि आप एक जजेस जो जो लोग वैसे भी अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर है पाकिस्तान में कि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ तो आप बिल्कुल उनको बांध रहे हैं। कौन जज होगा जो अपना इस तरह के फैसले करेगा दलेरी के साथ? तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई खतरनाक किस्म के, कि जब इंसाफ खत्म हो जाएगा माशरे से तो फिर क्राइम शुरू हो जाएगा। लोग फिर सोचेंगे कि यार यहाँ तो इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो वैसे भी आप देखें वकला की फीसें इतनी भारी हो गई हैं, एंड में हमको इंसाफ भी नहीं मिलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी तरामीम जो है ना, इसको इससे बाज रहना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ एक हुकूमत को, एक पार्टी को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो ये खौफनाक है। मैं तो इसको बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ। और ये नहीं कि मैं अपोजिशन में हूँ या तहरीक इंसाफ से इसलिए बात करता हूँ। ये तरमीम अगर मेरी पार्टी भी लेकर आती तो मैं उसकी भी मुखालफत करता। देखिए, या तो आप बताएं कि जी खुलकर बताएं कि फलां फलां तरामीम है, इसका ये फायदा है, आप बताएं ना हमें। पैराशूट से आए, जहां से भी आए, सारी हुकूमत पैराशूट पे आई है तो उसमें है तरमीम पैराशूट पे आ जाए तो क्या है। लेकिन असल चीज ये है कि आप बताएं तो सही ना कि तरामीम में है क्या। मुझे बड़ी हैरत हो रही है। ठीक, अच्छा कादिर मंदुखेल साहब, हाँ जी 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 शौकत साहब, जी जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू आया इस हवाले से? मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि कादिर मंदुखेल साहब एक जमहूरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आज उनकी तरफ से भी बगैर पढ़े, बगैर समझे, बगैर उसके वो कह रहे हैं कि जी हम गलत हैं। ठीक है, हम गलत सही, हम लेकिन आप बता दें ना, आप कौन को बता दें। जी जी बिल्कुल, मौका देंगे, बता दूंगा। जी 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 कादिर साहब बता दीजिए, आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, बता दीजिए। सबसे पहले तो शौकत यूसुफज़ई साहब को कि मेरी वकालत इनके लिए फ्री है, अल्लाह ना करे कोई केस उनके खिलाफ हो, मैं उसकी फ्री वकालत करूँ, ये वकला की फीस से तो जान छूट गई उसकी। नंबर एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी अजीब सा लग रहा है, ये क्या हो रहा है। आपके दौर में उसी असम्बली का मैं हिस्सा था, आपके स्पीकर ने, कासिम सूरी साहब ने, डिप्टी स्पीकर ने आधे घंटे के अंदर 45 बिल पास किए बगैर किसी लफ्ज बेस किए बगैर। वो अजीब सा नहीं लगा? ठीक, आप मौलाना के घर तवाफ कर रहे थे, 26वीं तरमीम आपने पूरा का पूरा मान लिया। आपके रऊफ हसन साहब ने कहा ये तो मसौदा है हमारा, गौर खान ने कहा बेहतरीन मसौदा है। वो अजीब नहीं लगा आपको? आज मसौदा जो अभी आए नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं और आपको अजीब लग रहा है। फिर आपने जजेस की ट्रांसफर की बात की है, मोहतरम हमारे वकील भाई भी बैठे हुए हैं, वो ऑलरेडी आर्टिकल 200 के तहत आइन का हिस्सा है और उसमें लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज ट्रांसफर हुआ और फिर उसके बाद ये अबहम मौजूद था कि उसकी सीनियरिटी कहाँ से शुरू होगी, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे चुकी है। तो अजीब तो कोई होने नहीं जा रहा है, लेकिन अजीब तो उस वक्त होगा जब आप पिछले बिल की तरह सारी चीज मान के और आइन टाइम पे आप बायकाट करके अपने आप को फरिश्ता साबित करेंगे, तब तो अजीब लगेगा। और इस वक्त जो आपने अपने आप को पूरा हर पार्टी से, हर अदारे से झगड़ा करके आपने बंद गली में अपने आप को खड़ा कर दिया है, जिसमें आपकी किसी बिल में आपकी किसी वोट की जरूरत ही नहीं है, अजीब तो लगेगा आपको। आपके वकील सारे दिन टॉक शो में बैठे हुए, और इमरान खान 30 साल से जेल में बैठा हुआ है, उनको रिहाई के लिए कोई काम नहीं करे, अजीब तो लगेगा। आपके पार्टी के रहनुमा 7-8 दड़ों में
बैठे हुए, और फिर आपने अमन के लिए किसी हुकूमती पार्टी से आपने डिस्कशन नहीं किए, आपने तरक्याती कामों के हवाले से बात नहीं किए, आपने रोजगार के हवाले से बात नहीं किए। जब आपके अपने सेनेट के वोट घट रहे थे तो आपका वजीर आला गंडापुर ने पीपल्स पार्टी के घुटनों को भी हाथ लगाया, नून लीग के घुटनों को भी हाथ लगाया, मौलाना साहब के घुटनों को भी हाथ लगाया, और ये तेरा सीट, ये मेरा सीट जो है ना वजीर आला उसके अंदर हुआ। वो अजीब नहीं लगा आपको? तो मेरे भाई अभी सब्र करें, आप इसी प्रोसेस में हिस्सा ले। जरूरी नहीं है कि आपकी वोट का हिस्सा, तो आपकी जो पॉइंट है, आपकी जो तजवीज़ है वो जरूरत है। आप अपनी असद कैसर साहब को बता दें, वो जमहूरी आदमी है, स्पीकर रह चुका है 2 असम्बली का, वो पढ़े बगैर बोले मैं मुस्तरद करता हूँ, और पीपल्स पार्टी अगर उसको मुस्तरद करती है तो हम उससे बात करने को तैयार है। वो भाई आपसे बात कौन कर रहा है? हम तो थक गए 3 साल से बोल बोल के। बाबा इंपायर की उंगली ढूंढना छोड़िए, सियासी जमातों से बात कर लीजिए। चोर है तो डाकू है, आज वो चोर डाकू आपको याद आ गए? आपको वो चोर डाकू जिसे आप कहते थे वो जमहूरी आपको लगने लगे। आज उस पता चला कि आपकी वोट की कोई हैसियत नहीं है, आपको अभी जमहूरी पार्टी याद आई है। आप मौलाना के घर आज भी तशरीफ ले गए। तो ये सारी बातें वक्त के साथ साथ आपको जो है ना वो ये रियलाइज करेंगे। आप अपने जो है ना वो अंधेरे में या अकेले में अपना सर पीटते रहेंगे, लेकिन ये जो है ना बात आपकी बातों से निकल गई। 12 साल में जो पख्तूनख्वा की आवाम का आपने हाल किया है, वो उसका बदला, उसका हिसाब तो पख्तूनख्वा की आवाम आप झेलेंगे। ना आपने कोई अस्पताल दिए, ना कोई स्कूल दिए, ना कोई रोजगार दिए, ना कोई अमन दिए। टीटीपी को बता दे के आप अपनी हुकूमत चला रहे हो पिछले 12 साल से, और बात कर रहे हो आप जमहूरियत की। ठीक ठीक जी, कादिर मंदोखेल साहब, आपका पॉइंट आया, इसी हवाले से मजीद बात भी करेंगे। शौकत यूसुफ ज़ई साहब मेरे ख्याल से इस हवाले से जवाब देना चाहेंगे, उनसे जवाब लेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त शोर है 27वीं आइनी तरमीम का। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ एहसान अहमद, माहिर कानून हैं, उनसे भी डिस्कशन करते हैं इस हवाले से। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं आप इस आइनी तरमीम को, क्योंकि शोर तो बहुत है, हमें इस वक्त जमातें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था नज़र आती हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं कि इस तरमीम के नतीजे में क्या कुछ हो सकता है और क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसको देख इस एंगल से रहा हूँ कि आपके सामने इस वक्त 2 मेजर अमेंडमेंट्स जो हैं जो पिछले 15 साल के अंदर इस मुल्क के अंदर आई हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे जितने भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका मैनिफेस्टो क्या है। अगर 18वीं तरमीम के ऊपर जाया जाए तो सब जो लोग थे वो इस बात का इत्तफाक था उस चीज़ के अंदर कि इस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स उसके अंदर आनी चाहिए, और इंस्टीट्यूशंस के अंदर डेडलॉक नहीं आना चाहिए उनके अपॉइंटमेंट प्रोसेस के अंदर। एक कंसल्टेशन जो है मीनिंगफुल करके वो अपॉइंटमेंट्स की जानी चाहिए, जिस तरह आपकी इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, या उसके बाद आपका जो है नैब की अपॉइंटमेंट्स हैं। और तीसरा जिसके अंदर ये था कि जो जब आपने एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल शिफ्ट किया कि जो कॉन्करेंट लिस्ट ही आपने अबॉलिश कर दी, जो पहले सेंटर और प्रोविंस दोनों के पास पावर थी 4th शेड्यूल के अंदर, तो उसके बाद 10-12 साल से या 15 साल से आपने कुछ लेसन लर्न किए। और इवन जब आपने 18 अमेंडमेंट भी लेके आए तो जब आपने हेल्थ डिवॉल्व किया तो फिर दोबारा पीपल्स पार्टी ही के दौर के अंदर जो है वो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री आई। या उसके बाद ये है कि जब आपने सर्विसेज टैक्स जो है वो प्रोविंसेस को दिया तो अब सारे प्रोविंसेस जो है, सिंध सबसे ज्यादा 400-450 बिलियन इसी तरह पंजाब कर रहा है। तो वो सारी एक वो एक्सपीरियंस था। दूसरा एक्सपीरियंस ये था कि चूंकि उस वक्त भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का था, बनी नहीं है, और जब 26वीं आईनी तरमीम आई और 1 साल के अंदर जब आपने देखा कि उसके अंदर जो एजेंट्स आए कि आम आदमी को भी फायदा नहीं है, जुडिशल पॉलिटिक्स भी आई है, इंटरनल डिफरेंसेस भी हैं, तो अगर इन सारी चीजों को देखा जाए, पॉलिटिक्स को फॉर द टाइम बिंग एक साइड पे करके, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का इन पॉइंट्स के ऊपर कंसेंसस है, या एक ऐसा एक नैरेटिव भी है जो अगर आप उनकी स्पीचेस पे जाएं या उनके स्टेटमेंट्स पे जाएं कि इन एरियाज को बेहतर करने की जरूरत है, चाहे प्रोविंस का फेडरेशन का प्रोविंस के साथ हो, चाहे फाइनेंस कमीशन जो आपका एनएफसी है जिसके अंदर उस पे आनी चाहिए, आर्टिकल 40A जो है। एहसान साहब, यहाँ पे एक क्विक क्वेश्चन ये कि क्या इंसाफ का निज़ाम वो मजबूत होगा जो सारे प्रोसेस के तहत करने की जो इस वक्त हमें शुनीद दी जा रही है, जो हमें बताया जा रहा है, तो क्या वाकई वो मजबूत होगा? देखिए, चीज ये है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल वर्किंग के अंदर जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो जनरल जुरिस्डिक्शन है, उनकी एलोकेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन है, या उनके फंक्शंस के अंदर है। जो मेजर आपका है वो तो आपकी लेजिस्लेशन है जो सबॉर्डिनेट है।
جو آپ کی ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر ہے یا آپ کی ہائی کورٹس یا سپریم کورٹ وہ اپلائی کرتی ہیں. بٹ ٹو دی ایکسٹینٹ یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ جو بارہا یا ہماری ہائی کورٹس جو ہیں وہ سارے کا سارا وقت جو تھا یا ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل کوشچنز کے اندر یا ان میٹرز کے اندر جاتے ہیں اور عام آدمی کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے کیس پریورٹی پہ آئے گا. تو اس حد تک سپریم کورٹ کا اگر ڈویژن آف ورک آتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایپلیٹ جورسڈکشن کے اندر سپریم کورٹ بہتر پرفارم کرے گی اور لوگوں کے کیسز لگیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو یا پارلیمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو ہر اسٹیٹ کی لیجسلیشن کی ٹائم لمٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن لگائے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر 6 ماہ میں فیصلہ ہوگا, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر آئے گا. تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو کانسٹیٹیوشنلی آرٹیکل 37 کے لیے کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ جتنا بھی آؤٹ ڈیٹڈ کالونیل سسٹم اس کو چینج کرے تب عام آدمی جو ہے اس کو اس کے ریئل بینیفٹس ملیں گے. جی ٹھیک ہے احسان صاحب, آپ کا اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو آ گیا. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے حماد صاحب سے. حماد صاحب, پہلے اندر کی خبر ہم چاہیں گے کہ JUI فے یا ANP کون جائے گا اس ترمیم کی جانب؟ کوئی اندر کی خبر؟ وہ دیکھیں کہاں جائیں گے. میں نے تو پہلے بھی آپ سے کہا کہ یہاں پر تو کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی, آئین قانون کے حوالے سے, پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے کب سیاسی جماعتوں نے کردار ادا کیا. پہلے مولانا صاحب کیا LFO میں نہیں گئے تھے مشرف کے دور میں, کیونکہ اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے پاس تھی, اکرم خان دورانی وزیر اعلیٰ تھے, یہاں پر کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ ان کے پاس تھی, وزارتیں ان کے پاس تھی, سب کچھ تھا ان کے پاس. وہ پھر LFO کی حمایت بھی کر گئے. پھر 26ویں ترمیم کے حوالے سے ان کا ایک الگ کردار تھا. اب بھی وہ اسی طرح تول لیں گے کہ ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. یہاں پر بیٹے پیپلز پارٹی اور PTI کے رہنماؤں نے بات کی تو بھائی آپ نے کون سا اچھا کردار ادا کیا؟ آج بھی پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی ہیں, تو کیا سرفراز ٹھیک حماد صاحب آپ کا بھی اس حوالے سے پوائنٹ آگے یہی بات. جی حماد صاحب یہی, کیونکہ وقت کم ہے. ایک منٹ مجھے مکمل کرنے دے سلیمان. جی کر لیں. اصل میں نا کچھ لاسٹ منٹ سرفراز بگٹی کا کردار وہ ہے جو جہانگیر بدر مرحوم کا تھا پارٹی کے لیے. ظاہر ہے وہ تو پیپلز پارٹی کے ہے ہی نہیں. شوکت یوسفزئی نے بات کی تو بھائی جب جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے پرویز مشرف ڈکٹیٹر کے خلاف فیصلہ دیا تھا تو آپ کا لیڈر عمران خان کہاں کھڑا تھا؟ وہ ڈکٹیٹر کے حق میں کھڑا تھا. آپ کا اپنا کردار یہ تھا. تو جب آپ لوگ اس طرح کا کردار ادا کریں گے, جب اقتدار میں آتے پھر آپ سب کا یہی کردار ہوتا ہے اور پھر آپ عوام سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. جب آپ آئین و قانون کی جمہوریت کے لیے جی ہمارے صاحب یہی پوچھ لیتے ہیں شوکت یوسفزئی صاحب سے. شوکت صاحب آپ پہ تو الزام لگ رہا ہے کہ کردار تو آپ کا بھی صاف نہیں. جب آپ پر آیا وقت آپ بھی جا کے ڈکٹیٹرز کے ساتھ کھڑے ہو گئے, آپ بھی اپنے مفادات کو دیکھتے رہے اور آپ نے اپنے جتنے بھی حقوق تھے وہ سارے سرنڈر کیے. دیکھیں مشرف کے دور میں اگر مشرف کا ساتھ دیا تھا نا تو عمران خان نے عوام سے معافی بھی مانگی تھی. ایسا کون لیڈر ہے مجھے بتائیں کہ اس نے غلطی کی اور عوام سے معافی مانگی ہو؟ باقی جو ہے کہ ووٹ کی حیثیت تو ختم ہو گئی ہے نا. جو جس طرح میرے بھائی بات کر رہے تھے کہ جی KP میں عوام رول رہے, بھائی KP میں عوام رول رہی تو آج ہم مقابلہ کر لیں نا. KP میں کس کا ہر دفعہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی KP میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو شوکت صاحب کراچی میں کیا ہو رہا ہے وہ تو کھنڈرات بدل. جی شوکت صاحب یہ کرنے کے بعد یہ باقی سب بھی معافی مانگ لیں گے آنے والے وقت میں, جب یہ خود واپس یہ کہیں گے جہاں ہم سے غلطی ہوگی معافی مانگتے ہیں اس کی, تو یہ تو سلسلہ معافیوں کا تو چلتا رہے گا. یہ کبھی بھی معافی نہیں مانگیں گے اس لیے کہ ان کے مفادات کی ان چیزوں سے جڑی ہوئی ہے. دیکھیں عمران خان نے کسی ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا تھا تو اس نے معافی مانگ لی تھی. یہ تو ہر دفعہ ڈکٹیٹر کے ساتھ مل کر آئے ہیں. کب سے جنرل اس کے ساتھ کون تھا؟ ضیاء اللہ کے ساتھ سیٹ والے کیس پہ معافی نہیں مانگی ہے, وہ ریفرینڈم پہ مانگی تھی. وقار سیٹ والے کیس پہ معافی نہیں مانگی ہے. ثاقب نثار کی حمایت پر معافی نہیں مانگی ہے. چلیں شوکت صاحب کا ہاں جی آپ اپنی بات مکمل کر لیں. شوکت صاحب آخری کچھ لمحات. جی بالکل آپ اپنی بات کمپلیٹ. پیپلز پارٹی کے بھائی نے بات کی نا, یہ ہر دفعہ کہتے ہیں KP میں کچھ نہیں ہو رہا ہے نا. تو دیکھیں یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, لیکن نہ امریکہ نے نہ کسی UK نے یا کسی اور ملک نے یہ نہیں کہا اپنے سفیروں کو اپنے شہریوں کو کہ جی پشاور نہ جائیں. لیکن کراچی منع کیا گیا کہ کراچی نہ جائیں. کیوں نہ جائیں؟ کیونکہ کراچی میں امن و امان کی صورت انتہائی خراب ہے. اور کراچی تو کھنڈرات بن گیا یار. اتنا بڑا انکم دیتا ہے کراچی شہر, اتنا انڈسٹریل زون انڈسٹریل قسم کا شہر ہے.
आज वहाँ की क्या हालात है, वहाँ की सड़कें टूटी फूटी है, वहाँ आवाम को ना पानी मिल रहा है ना, मतलब जो हालात इस वक्त कराची के हैं, आप दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं, अपने आप को तो ठीक करें खुदा के लिए। चलें ठीक, वोट यही को बात। इज्जत दो, जी कहाँ जी वोट शौकत को साहब इज्जत आपका है? पॉइंट आ गया, आखिरी अगर कुछ वोट को लम्हात। इज्जत जी जी मिलती तो आज आपका जो 27वीं तरमीम है लोगों के सामने होती, जी, उस यही पे कादिर साहब शेख से बाई पूछ शेख हम लेते बात हैं करते। शौकत साहब। जी जी शौकत साहब, यही कादिर साहब से पूछ लेते हैं। कादिर साहब, आपके पास भी क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी कुछ लम्हात हैं, जो शौकत साहब का कहना है कि कादिर साहब आप भी माफ़ी मांग लें, कुछ मामलात अगर आपकी तरफ भी कुछ रहते हैं तो आप भी अपने कुछ माजी के हवाले से माफ़ी मांग लें और तारीख में अमर हो जाएं। मैंने कब पहले तो शौकत साहब से ये पूछे कि पुख्तनख्वा में अगर बेहतरीन अस्पताल होते तो सिंध, कराची, पुख्तनख्वा से लोग नहीं आते। पुख्तनख्वा में आप बेहतरीन कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाते तो कराची और सिंध यहाँ पे लोग नहीं आते, आपकी सूबे से, जनूबी पंजाब से, बलूचिस्तान से। और खान साहब की माफी एक नहीं है, वो जो जनरल फैज की उंगली पकड़ के उन्होंने पूरा पाकिस्तान घुमाया, वो जो जनरल फैज की कुर्सी पे इस तरह बैठते थे जैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस की कुर्सी है, उसमें माफी कब मांगेंगे? और 12 साल से पुख्तनख्वा के अवाम को जो टीटीपी के साथ मिल के उनको बत्तख दे के हुकूमत चला रहे, अवाम का जो बड़ा गर्क करके अवाम कोई पंजाब की तरफ जा रहा है इलाज मुआलजे तालीम के लिए, कोई सिंध की तरफ जा रहा है, तो इसमें माफी नहीं मांगेंगे। और दूसरी बात, हमाद हसन साहब, कादिर मंदुखैल साहब, आप बड़े बेखबर लग रहे हैं मुझे, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आप जो है ना, कि आप अनिल कपूर के फिल्म में एक दिन उसकी का बुनियाद सीन पे जरूर बात कर देखें। रहे हैं, जो आपका अंदर जो गुस्सा है इस वक्त, आप वो गुस्सा निकाल रहे हैं मेरे ख्याल से। बाकी तो देखें हमाद हसन साहब को मशवरा देता हूँ कि अनिल कपूर की फिल्म एक दिन का सीएम जरूर देख ले। अच्छा आपको पता नहीं कहाँ से गुस्सा चढ़ा है, आप गुस्से में बातें कर गए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा ठीक ठाक सुबह है, सुबह चल रहा है, आवाम मुतमईन है। अगर आवाम मुतमईन ना होते तो कम से कम आप अपनी पार्टी की बात करें ना। ठीक ठीक, आप दोनों साहिब सर पॉइंट आ गया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कहाँ है? जी जी सर, इसके हवाले से डिस्कशन तो हमारी चलती रहेगी। जी जी शौकत साहब, इसी हवाले से मजीद भी बात करेंगे। आखिर में कुछ लम्हात हैं तो हाफिज एहसान साहब से पूछ लेते हैं। हाफिज साहब, ये बताइएगा, अब जो मामलात आखिर में जा रहे हैं, 27वीं तरमीम अगर मंजूर हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट कहां पर खड़ी है? बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी हैं, क्या समझते हैं, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं? देखिए, चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया था और 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको कहा कि बनना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बननी चाहिए, और यही 2 पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने सीओडी को भी इन्फोर्स किया हुआ था। आप पुरानी तरह स्टेटमेंट्स निकाल लें तो उसका एक बिटर एक्सपीरियंस आया है। उसका एक्सपीरियंस ये आया है कि ना आम आदमी को फायदा हुआ है, इंटरनली जुडिशरी भी डिवाइड की गई है, ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं, एक दूसरे के खिलाफ कंटेम्प्ट भी आई है। लेकिन ये है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते हैं विद क्लियर जुरिसडिक्शन और उसके बाद एक अपॉइंटमेंट का प्रोसेस फेयर करते हैं, या उसके अंदर जो है क्लियरली आप डिफाइन करते हैं प्रोविंसेस से लेके फेडरल लेवल तक, या प्रोविंसेस के अंदर आप इंडिपेंडेंट बनाते हैं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के आम आदमी को जो है इस स्पेशलाइज्ड जुरिसडिक्शन डिवीजन से फायदा होगा। और ये दुनिया के 40 ममालिक से ज्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी हुई है, बट चूंकि हम टाइमिंग और सिर्फ पॉलिटिक्स की बुनियाद के ऊपर हिट करते हैं और उसका फिर रिजल्ट ये होता है कि अच्छी चीज को जो है वो हम नेगेटिव तरफ ले जाते हैं। अदरवाइज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आइडिया अच्छा है, इसको प्रोविंसेस तक जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान के आम आदमी को इंसाफ में बेहतरी आई, और पार्लियामेंट को हर टियर के ऊपर डिवाइड करना चाहिए कि इस दौर के अंदर, इस टाइम के अंदर ये फैसला आएगा और अंग्रेज का पुराना निजाम। लेकिन हाफिज साहब, यहाँ पर एक और बात भी है ना कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऊपर होगी, आईनी अदालत ऊपर होगी? अब एक कश्मकश तो इस सिलसिले में आईनी अदालत अपना फंक्शंस करेगी, वो सुप्रीम कोर्ट अपना जुरिसडिक्शन करेगी, दोनों की डिवीजन अलग, कोई ओवरलैपिंग नहीं आएगी, डिवीजन अलग। ठीक ठीक ठीक, जुरिसडिक्शन जो है वो दोनों की अलग हो जाएगी। तो नाज़रीन, आप तमाम लोगों ने इस हवाले से हमारे जो मेहमान थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुने। फैसला आपने करना है क्योंकि बहुत सी ऐसी तब्दीलियां की जाती हैं आइन में जिसका यूं लगता है कि आम आदमी से ताल्लुक नहीं है, आम आदमी को फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन अब देखना यह है कि 27वीं आइनी तरमीम सियासतदानों के लिए तो शायद फ़ायदेमंद हो, शायद एक को फ़ायदा हो, दूसरे को नुकसान हो। अवाम कहाँ खड़े हैं, अवाम के लिए किस दिन ऐसी कोई तरमीम आएगी कि जिससे अवाम असल हुक्मरान बने? इस हवाले से मजीद बात करते रहेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।